हेलो स्टूडेंट। आज हम स्टैटिक मेंबर्स को डिस्कस करते हैं कि स्टैटिक क्या होता है और स्टैटिक मेंबर्स किस तरीके से होते हैं। तो स्टैटिक कीवर्ड होता है जावा में जो कि मेमोरी मैनेजमेंट के लिए यूज़ होता है। हम स्टैटिक कीवर्ड को किसी वेरिएबल, किसी मेथड, किसी ब्लॉक या किसी नेस्टेड क्लास के आगे लगा सकते हैं। स्टैटिक एक कीवर्ड होता है, लेकिन उसको किसी वेरिएबल के आगे लगाने से और मेथड के आगे लगाने से बहुत कुछ चेंज होता है। जब हम स्टैटिक कीवर्ड लगा देते हैं तो जो वेरिएबल होता है वो क्लास को बिलोंग करने लगता है। मतलब वो कोई इंस्टेंस का वेरिएबल नहीं होता, किसी ऑब्जेक्ट को बिलोंग नहीं करता, वो पूरी क्लास के लिए एक जैसा हो जाता है। तो स्टैटिक को हमें वेरिएबल के आगे लगा के देखना है, मेथड के आगे, ब्लॉक के आगे और नेस्टेड क्लास के आगे। स्टैटिक वेरिएबल जब हम यूज़ करते हैं, जब हम स्टैटिक बनाते हैं, तो एक्चुअली वो जो स्टैटिक वेरिएबल होता है वो कॉमन प्रॉपर्टी को शेयर करने के लिए हम ऐसा करते हैं। जो भी वेरिएबल कोई कॉमन प्रॉपर्टी शेयर कर रहा है सारी ऑब्जेक्ट के लिए, उसके आगे हम स्टैटिक लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी क्लास के लिए, आप किसी स्कूल के लिए या कॉलेज के लिए कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, तो उसमें स्टूडेंट का नाम, रोल नंबर अलग अलग होगा, लेकिन उनके स्कूल का नाम या कॉलेज का नाम या किसी कंपनी का नाम वो सब सेम होता है, वो एक जैसी प्रॉपर्टी होती है। तो जब हम किसी का नाम, कॉलेज का नाम, स्कूल का नाम या कंपनी का नाम हम लिखना चाहते हैं तो हमें उसे स्टैटिक बना सकते हैं, क्योंकि वो कॉमनली सभी ऑब्जेक्ट के द्वारा शेयर होगा, सभी ऑब्जेक्ट के लिए उसकी एक ही वैल्यू होगी। स्टैटिक वेरिएबल को केवल एक ही बार मेमोरी एलोकेट करनी पड़ती है, वो भी जब हम क्लास को लोड करते हैं तब। अदरवाइज जो नॉर्मल वेरिएबल होते हैं, जब जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तब तब उनको मेमोरी एलोकेट करनी होती है। स्टैटिक आप जब वेरिएबल्स लेते हैं तो आपका प्रोग्राम मेमोरी एफिशिएंट बनता है। देखिए, एफिशिएंसी दो तरीके से कैलकुलेट होती है, टाइम से और मेमोरी से। आपका प्रोग्राम कितना कम टाइम ले रहा है एग्जीक्यूशन के लिए और कितनी कम मेमोरी ले रहा है। तो जब आप एक शेयर्ड वेरिएबल ले रहे हैं, आपको किसी वेरिएबल को बार बार मेमोरी नहीं देनी, तो आपका प्रोग्राम मेमोरी एफिशिएंट बनेगा। आपके यहाँ आपके प्रोग्राम के थ्रू मेमोरी सेव हो रही है। अब यहाँ पर हम दो प्रोग्राम को डिस्कस कर लेते हैं, टेस्ट स्टैटिक वेरिएबल 1 एंड टेस्ट स्टैटिक वेरिएबल 2। हम चलते हैं हमारे प्रोग्राम पर। तो अभी हम पहले वेरिएबल से रिलेटेड प्रोग्राम देख रहे हैं। तो सबसे पहले मैं प्रोग्राम्स पर चलती हूँ, स्टैटिक वेरिएबल्स पे चलती हूँ। टेस्ट स्टैटिक वेरिएबल 1, ये जो प्रोग्राम है ये मैंने डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए लिखा है स्टैटिक वेरिएबल को। तो यहाँ पर मैंने एक स्टूडेंट नाम की क्लास ली है। स्टूडेंट के लिए मैंने दो वेरिएबल लिए हैं, रोल नंबर एंड नेम, और एक तीसरा स्टैटिक वेरिएबल लिया है जिसको मैंने यहाँ पर कुछ वैल्यू दे दी है, GWPC भोपाल। फिर मैंने एक कंस्ट्रक्टर लिया है स्टूडेंट नाम का ही, क्योंकि कंस्ट्रक्टर का नाम क्लास के नाम के इक्वल होता है। इसके अंदर मैंने देखिए दो आर्ग्यूमेंट लिए हैं इस कंस्ट्रक्टर के अंदर, क्योंकि एक आर्ग्यूमेंट, एक वेरिएबल तो डिफाइन है, तीन वेरिएबल होंगे किसी भी ऑब्जेक्ट के, रोल नंबर, नेम एंड कॉलेज, लेकिन एक स्टैटिक है, वो सबके लिए GWPC भोपाल की वैल्यू रखेगा, स्ट्रिंग टाइप का है। और बाकी दोनों वेरिएबल जो हैं, रोल नंबर और नाम, ये अलग अलग होंगे। तो यहाँ पर मैंने दो वेरिएबल दिए, एक रोल नंबर को इनिशियलाइज करने के लिए और दूसरा नाम को इनिशियलाइज करने के लिए, नेम को इनिशियलाइज करने के लिए। फिर एक मेथड ली डिस्प्ले, जो कि प्रिंट कराएगी कंसोल पे रोल नंबर को, फिर एक टैब का डिफरेंस दिया नेम को, फिर एक टैब का डिफरेंस दिया देन कॉलेज को। रोल नंबर, नेम और कॉलेज को डिस्प्ले करना है। अब हमने एक मेन मेथड क्लास ली, मेन मेथड क्लास इसलिए क्योंकि इसके अंदर हमारी मेन मेथड है। यहाँ पर मैंने दो ऑब्जेक्ट ली हैं, S1 एंड S2। S1 के अंदर मैंने S1 जब ऑब्जेक्ट क्रिएट की मैंने, तो मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर जो लिया उसके अंदर दो वैल्यू दी, एक रोल नंबर के लिए और एक नेम के लिए। ऐसी S2 के लिए मैंने भी दो वैल्यू दी हैं, एक रोल नंबर के लिए और एक नेम के लिए। फिर S1 से डिस्प्ले को कॉल करा लिया, S2 से भी डिस्प्ले को कॉल करा लिया। अब हम देखते हैं कि इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होता है। मैंने CMD ओपन नहीं करके रखा है, मैं CMD पे देख लेती हूँ। CD डेस्कटॉप पे मेरा है फोल्डर, इसके अंदर एक फोल्डर है, प्रोग्राम्स करके, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिखती हूँ जावा सी, मेरे प्रोग्राम का नाम है, मेन मेथड का नाम, मेन मेथड क्लास का नाम क्या है,
टेस्ट स्टैटिक वेरिएबल 1, तो टेस्ट स्टैटिक वेरिएबल 1 डॉट जावा कंपाइल हो गया है। अब इसको रन कर लेते हैं हम। तो देखिए दोनों ऑब्जेक्ट की वैल्यू आ रही है रोल नंबर, नेम और उनके जो कॉलेज का नाम है वो भी डिस्प्ले हो रहा है, क्योंकि सब दोनों के लिए हमने डिस्प्ले में तीनों चीज़ें डिस्प्ले कराई थी। कॉलेज का नाम भी कराया था, नाम भी और रोल नंबर भी। तो कॉलेज का नाम दोनों ऑब्जेक्ट के लिए सेम है। अब हम दूसरा प्रोग्राम डिस्कस करते हैं, स्टैटिक वेरिएबल 2। स्टैटिक वेरिएबल 2 में हमने क्या करा है, एक काउंट की वैल्यू ली है। काउंट एक मैंने ली है, 0 से इनिशलाइज किया। एक काउंट 1 लिया है जिसे 0 से इनिशलाइज करा, लेकिन वो स्टैटिक है, ठीक है। फिर मैंने एक कंस्ट्रक्टर लिया है स्टैटिक वेरिएबल 2, जिसमें मैंने काउंट को भी बढ़ाया है, काउंट 1 को भी बढ़ाया है, ठीक है। और दोनों को मैंने डिस्प्ले करा दिया, काउंट को भी थोड़ा सा स्पेस देके काउंट 1 को भी डिस्प्ले करा दिया। अब मैंने 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट किए इसकी, C1, C2, C3, और तीनों ने कंस्ट्रक्टर को कॉल किया नॉर्मली। तो होना क्या चाहिए कि काउंट की वैल्यू भी बढ़नी चाहिए, काउंट 1 की भी वैल्यू बढ़नी चाहिए, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होगा। इस प्रोग्राम का आउटपुट देखते हैं, फिर इसको हम समझते हैं कि रन में क्या डिफरेंस आ रहा है। तो चूंकि ये वेरिएबल 2 है तो सिर्फ यहाँ पे मुझे 2 चेंज करना है। मैंने इसको रन कर कंपाइल कराया, फिर मैं इसको रन कराती हूँ। तो पहले से फिर से इसको हम कंपाइल करा लिया है हमने इसको। अब हम इसको रन कराते हैं प्रोग्राम को। जावा टेस्ट स्टैटिक वेरिएबल 2 है ना। देखिए यहाँ पे 1 1 1 2 एंड 1 3 डिस्प्ले हो रहा है, मतलब कि काउंट की वैल्यू 1 1 1 ही है, क्योंकि हमने पहले काउंट को डिस्प्ले कराया है। और काउंट 1 की वैल्यू 1 2 3 हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि देखिए काउंट की वैल्यू हर एक ऑब्जेक्ट, जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो उसकी फ्रेश वैल्यू हर एक ऑब्जेक्ट के लिए उसकी वैल्यू 0 है, ठीक है। उसकी वैल्यू शेयर नहीं हो रही है, जबकि काउंट 1 की वैल्यू शेयर हो रही है हर एक ऑब्जेक्ट की। जैसे ही आपने C1 क्रिएट करा तो उसकी वैल्यू 0 से 1 हो गई, C2 क्रिएट करा 1 से 2 हो गई, C3 क्रिएट किया 1 से 3 हो गई। तो हर एक ऑब्जेक्ट जैसे C1 क्रिएट करा तो सारी जितनी ऑब्जेक्ट आगे आएंगी उनके लिए उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। C2 क्रिएट करेंगे तो जो उसने वैल्यू बढ़ा दी है, इंक्रीमेंट कर दी है कंस्ट्रक्टर के थ्रू, तो आगे आने वाली ऑब्जेक्ट को नई बढ़ी हुई वैल्यू मिलेगी, शेयर्ड वाली वैल्यू मिलेगी। इसलिए यहाँ पे वैल्यूज में चेंज आ रहा है। अब हम आगे चलते हैं हमारे पीपीटी पे। अब हम आते हैं स्टैटिक मेथड्स पे। तो स्टैटिक मेथड्स क्या होते हैं? स्टैटिक मेथड्स बिलोंग टू द क्लास रेदर देन द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। जैसे कि वेरिएबल होते थे वो क्लास को बिलोंग कर रहे थे, किसी ऑब्जेक्ट को नहीं। इसी तरीके से मेथड भी जो होते हैं वो क्लास को बिलोंग करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को नहीं बिलोंग करते। स्टैटिक मेथड कैन बी इन्वोक्ड विदाउट द नीड फॉर क्रिएटिंग एन इंस्टेंस ऑफ द क्लास। मतलब अगर हमें किसी स्टैटिक मेथड को कॉल करना है तो हमें किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल मेथड को हम ऑब्जेक्ट का नाम डॉट ऑपरेटर देन मेथड का नाम इस तरीके से कॉल करते हैं। मतलब ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है नॉर्मल मेथड को कॉल करने के लिए, लेकिन स्टैटिक अगर मेथड है तो उसको कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट के नाम की ज़रूरत नहीं होगी। आप क्लास का नाम यूज़ करें, डॉट ऑपरेटर लगाएं एंड मेथड का नाम, इस तरीके से कॉल हो जाती है। स्टैटिक मेथड स्टैटिक डेटा मेंबर्स को एक्सेस कर सकती है और चेंज भी कर सकती है ना। स्टैटिक डेटा मेंबर्स को एक्सेस करेगी और उसे चेंज भी कर सकती है। यहाँ पर हम एक प्रोग्राम देखेंगे, उसके पहले थोड़ा रिस्ट्रिक्शन पे डिस्कस कर लेते हैं कि रिस्ट्रिक्शन क्या होते हैं स्टैटिक मेथड के। स्टैटिक मेथड कैन नॉट यूज नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर्स और कॉल नॉन स्टैटिक मेथड डायरेक्टली। स्टैटिक मेथड जो नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर होते हैं, जिनके आगे स्टैटिक नहीं होता, ना तो उनको डायरेक्टली यूज़ कर सकती है और ना ही कॉल कर सकती है। डायरेक्टली नहीं कर सकती है, मतलब विदाउट द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं कर सकती, ऑब्जेक्ट की हेल्प से कॉल कर सकती है ना। इसका बड़ा एग्जांपल है मेन मेथड हमारी स्टैटिक ही होती है, लेकिन वो दूसरे डेटा मेंबर को कॉल करती है, दूसरे डेटा मेंबर मेथड को कॉल करती है, तो वो विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट करती है। दूसरा, दिस और सुपर
जो होते हैं वो कीवर्ड्स होते हैं, उनके कुछ स्पेशल मीनिंग होते हैं, वो स्टैटिक के कंटेक्स्ट में यूज़ नहीं होते। दिस और सुपर को हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि वो स्टैटिक कंटेक्स्ट में यूज़ नहीं होते। अब एक प्रोग्राम है टेस्ट स्टैटिक मेथड, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि ये क्लियर हो जाए। तो मैं प्रोग्राम पे चलती हूँ। मेरा टेस्ट स्टैटिक मेथड करके एक प्रोग्राम है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक जावा प्रोग्राम लिखा है जो कि स्टैटिक मेथड को डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है। यहाँ पर मैंने फिर से स्टूडेंट नाम की क्लास ली है जिसके अंदर मैंने रोल नंबर, नेम और कॉलेज का नाम लिया है। ठीक है, फिर मैंने एक फंक्शन लिया चेंज करके। चेंज फंक्शन में मैंने कहा कि कॉलेज का नाम चेंज कभी करना हो तो उसका नाम चेंज करके जीपीसी वो देवास कर दिया। फिर मैंने यहाँ पर एक स्टूडेंट नाम का कंस्ट्रक्टर लिया है जिसमें मैंने एक दो वेरिएबल लिए हैं, रोल नंबर के लिए और नाम के लिए। तो ये क्या करेगा, रोल नंबर और नाम को इनिशियलाइज कर देगा। कॉलेज का नाम तो स्टैटिक है और डिस्प्ले वही काम करेगा जो पहले कर रहा था, डिस्प्ले करने का काम करेगा। अब ये जो मेथड मैंने लिए ना, स्टैटिक मेथड, स्टैटिक मेथड क्या कर रही है, इस स्टैटिक की वेरिएबल कॉलेज को एक्सेस कर रही है और उसे चेंज कर रही है। अब हम देखेंगे कि ये जो चेंज मेथड है, स्टैटिक मेथड, इसको हम यूज़ कैसे करते हैं, कॉल कैसे करते हैं। तो मैंने यहाँ मेन मेथड क्लास बनाई, इसके अंदर मेन मेथड है। तो मैंने सबसे पहले स्टूडेंट डॉट चेंज कॉल कर लिया किसको, चेंज मेथड को। देखिए ना, मुझे कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, मैंने क्लास का नाम लिया और चेंज को लिया। उस क्लास के लिए मैंने चेंज को कॉल किया, तो सारी के सारी ऑब्जेक्ट के लिए आपका जो कॉलेज का नाम है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने तीन ऑब्जेक्ट क्रिएट की हैं तीनों स्टूडेंट के लिए और उनको डिस्प्ले कराया है। तीन ऑब्जेक्ट क्रिएट की रोल नंबर और नाम के साथ, और फिर उन तीनों के लिए मैंने डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया। एक काम करते हैं, हम एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। पहले हम इसका आउटपुट देखते हैं क्या हो रहा है। सेव, ठीक है, इसका आउटपुट देखते हैं हम। जावा सी टेस्ट स्टैटिक मेथड डॉट जावा। अब हम इसको रन करा लेते हैं। तो देखिए अभी ये प्रिंट हो रहा है। अब मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करती हूँ एक और स्टूडेंट नाम की, स्टूडेंट एस इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट 4 ले लेती हूँ उसका, और यहाँ पर उसका नाम XYZ ले लेती हूँ। अब XYZ के लिए हम ये देखना चाह रहे हैं कि कॉलेज का नाम क्या प्रिंट हो रहा है ना। यहाँ पे मैं लास्ट में इसको कॉल कर लेती हूँ एस डॉट डिस्प्ले, है ना। तो इसके लिए कॉलेज का नाम प्रिंट होगा पहले वाला, है ना। अब इसको हम सेव कर देते हैं। एरर नहीं है, देखिए इसके लिए भी कॉलेज का नाम चेंज हो गया है क्योंकि आपने चेंज मेथड को कॉल करा है और एक एक आपके मेथड से सारे के सारे के लिए कॉलेज का नाम चेंज हो गया है। जबकि ये ऑब्जेक्ट हम पहले क्रिएट कर रहे हैं चेंज के, तब भी इसका नाम चेंज हो गया है क्योंकि यहाँ पर चेंज ने सबके लिए चेंज कर दिया है। सब लोग एक ही वैल्यू को शेयर करेंगे, अलग अलग को नहीं। तो ऐसे प्रोग्राम की ज़रूरत हमें तब पड़ती है जैसे हमने मान लो 100 ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए हैं, मैंने अपने कॉलेज के लिए प्रोग्राम बनाया। अब वही सेम प्रोग्राम दूसरा कॉलेज यूज़ करना चाहता है तो वो केवल एक मेथड का यूज़ करे और एक वैल्यू में सब जगह चेंज आ जाएगा। तो इस तरीके से स्टैटिक की यूटिलिटी बढ़ जाती है। नेक्स्ट हम फिर से आते हैं हमारे स्लाइड्स पे। अब आ जाते हैं हम स्टैटिक ब्लॉक पे। तो स्टैटिक ब्लॉक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक ब्लॉक में क्या होता है कि आपको ब्रेसेस के अंदर आपने जो भी लिखा हुआ है एक्चुअली वो ब्लॉक होता है, ना तो वो मेथड है ना ही वो कोई फंक्शन है, वो सिर्फ एक ब्लॉक है। ब्लॉक के अंदर हम कुछ नंबर ऑफ स्टेटमेंट दे देते हैं। तो इसका यूज़ बेसिकली होता है स्टैटिक डेटा मेंबर को इनिशियलाइज करने के लिए, और इसका एग्जीक्यूशन मेन मेथड के पहले होता है। जैसी क्लास लोड होती है वैसे इसका एग्जीक्यूशन हो जाता है। जबकि हमेशा ये बोला जाता है कि मेन मेथड का एग्जीक्यूशन सबसे पहले होता है, लेकिन ब्लॉक अगर आपके पास स्टैटिक ब्लॉक है तो उसका एग्जीक्यूशन मेन के पहले होगा। तो इसके लिए हम एक प्रोग्राम देख लेते हैं स्टैटिक ब्लॉक का। तो स्टैटिक ब्लॉक प्रोग्राम पर जाते हैं हम। स्टैटिक ब्लॉक,
स्टैटिक ब्लॉक प्रोग्राम। इस स्टैटिक ब्लॉक प्रोग्राम में मैंने एक ब्लॉक लिया, देखिए ये ब्लॉक है, स्टैटिक लिख दिया मैंने ब्रेसेस के आगे। यहाँ पर मैंने सिंपल एक स्टेटमेंट दे दिया बस, और कुछ नहीं किया। आप चाहें तो किसी वेरिएबल को इनिशियलाइज कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं वो यहाँ स्टैटिक ब्लॉक के अंदर कर सकते हैं। और इसको हम फिर हमने मेन मेथड दिया। तो अब देखेंगे हम प्रोग्राम में कि मेन मेथड के पहले ये वाला एग्जीक्यूशन होगा, पहले ये कॉल हो, ये प्रिंट होगा। तो करते हैं इसको एग्जीक्यूट। सबसे पहले जावा सी कंपाइल करते हैं, स्टैटिक ब्लॉक डॉट जावा, कोई एरर नहीं है। अब इसको रन करते हैं। तो देखिए पहले स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद मेन मेथड एग्जीक्यूट हुई। अब इस चैप्टर का, इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है नेस्टिंग ऑफ मेथड। मेथड की नेस्टिंग मतलब अगर एक मेथड के अंदर दूसरी मेथड को हम कॉल करते हैं तो उसे बोलते हैं नेस्टिंग मेथड ना। नॉर्मली ऐसा होता है, जैसे मेन के अंदर हम बहुत सारी मेथड को कॉल करते हैं तो नेस्टिंग ही होती है, ठीक है। लेकिन अब जैसे मान लो हम यहाँ पर एक अलग प्रोग्राम को डिस्कस कर रहे हैं नेस्टिंग टेस्ट करके, तो प्रोग्राम के थ्रू ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं प्रोग्राम पहले ओपन कर लेती हूँ नेस्टिंग टेस्ट करके। नेस्टिंग टेस्ट प्रोग्राम मुझे मिल गया है। यहाँ पर मैंने एक क्लास ली नेस्टिंग नाम की, जिसके अंदर मैंने दो वेरिएबल लिए एम और एन। फिर मैंने एक कंस्ट्रक्टर लिया जो एम और एन को क्या करेगा, इनिशियलाइज करेगा। दो वेरिएबल वाला कंस्ट्रक्टर है, दो आर्ग्यूमेंट वाला, ये इसको एम और एन को इनिशियलाइज कर देगा। फिर मैंने एक लार्जेस्ट फंक्शन लिया जो एम और एन में से लार्जेस्ट वैल्यू देखेगा। इफ एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन देन रिटर्न एम करेगा, एल्स रिटर्न एन करेगा। फिर डिस्प्ले फंक्शन लिया। डिस्प्ले फंक्शन क्या कर रहा है, पहले एक इंटीजर वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहा है और उसे इनिशियलाइज कर रहा है लार्जेस्ट से। तो जब हमें डिस्प्ले फंक्शन कॉल होगा तो पहले लार्जेस्ट की डेफिनेशन को सर्च करेगा ना। कंपाइलर क्या करेगा, पहले लार्जेस्ट की डेफिनेशन को सर्च करेगा, जो लार्जेस्ट की वैल्यू मिलेगी उसे लार्ज में असाइन करेगा, और फिर हम इसको लार्जेस्ट वैल्यू को प्रिंट करा देंगे। मतलब जो लार्ज की वैल्यू यहाँ पर आपको मिल गई है उसको हम यहाँ पर प्रिंट करा देंगे, है ना, लार्ज को। फिर हमने एक मैन मेथड क्लास ली जिसका नाम है नेस्टिंग टेस्ट। नेस्टिंग टेस्ट क्या करेगा, एक नेस्टिंग जो क्लास ली थी पहले उसकी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा विद टू आर्ग्यूमेंट, है ना, क्योंकि हमारे पास दो आर्ग्यूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर था। तो 30 40 हमने यहाँ पर कोई भी वैल्यू दे दी, आप चेंज भी कर सकते हैं। फिर नेस्ट डॉट डिस्प्ले को कॉल करेगा। तो यहाँ पे जो डिस्प्ले फंक्शन है ये नेस्टेड फंक्शन है, क्योंकि इसकी डेफिनेशन विदाउट द डेफिनेशन ऑफ लार्जेस्ट कंप्लीट नहीं हो रही है ना। इसने लार्जेस्ट को कॉल किया, लार्जेस्ट की डेफिनेशन के बाद ही इसकी डेफिनेशन कंप्लीट होगी। तो ये होता है कंसेप्ट ऑफ नेस्टिंग, नेस्टिंग ऑफ द फंक्शन। अब नेस्टिंग हम किसी की भी कर सकते हैं, क्लास की कर सकते हैं, फंक्शन की कर सकते हैं, है ना। इसको हम टेस्ट करते हैं जावा सी के थ्रू। जावा सी और नेस्टिंग टेस्ट डॉट जावा। अब इसको रन कर लेते हैं। तो ये आपकी लार्जेस्ट वैल्यू जो भी थी दोनों में वो प्रिंट हो गई है। तो ये था कंसेप्ट ऑफ नेस्टिंग। तो आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।